बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूरज की आखिरी किरणें उस छोटे से कस्बे की तंग गलियों में खो रही थीं। मैं अजान अपनी मोची की दुकान समेट रहा था। औजार, सुई, धागा, हथौड़ा और लोगों के पुराने जूते एक कोने में इकट्ठा किए। चमड़े का टाट जो मेरे नीचे बिछा था मैंने झाड़ा, तह किया और थैले में रखा। घर की राह लेने ही वाला था कि पीछे से एक नरम जनाना आवाज ने मुझे रोक लिया। मेरा जूता टूट गया है, क्या आप इसे सिल देंगे? मैंने पलट कर देखा। एक लड़की खड़ी थी जिसका हुस्न चांदनी की तरह चमक रहा था। दुल्हन का जोड़ा लाल और सुनहरा उसके जिस्म पर सजा था, मानो कोई नूरानी तस्वीर जिंदगी में उतर आई हो। मैं मना करना चाहता था, दिन ढल चुका था और मेरे कदम घर की ओर बेताब थे, पर उसकी मौजूदगी, उसकी नाजुक सूरत ने मेरी जबान को खामोश कर दिया। एक औरत को ठुकराना मेरे बस में न था। मैंने टाट दोबारा बिछाया और बैठ गया। उसने अपना टूटा जूता मेरे सामने रखा। मैंने जल्दी जल्दी पर नफासत के साथ सिलाई शुरू की। वह खड़ी रही, एक पांव नंगा, दूसरा जूता मैं पहले ही सिल चुका था। उसका सुकून, उसकी बेपरवाही मुझे हैरान कर रही थी। दुल्हन के लिबास में कोई इस तरह सड़क पर कैसे खड़ा हो सकता है? उसका चेहरा अब बेहिजाब नूर से भरा था, आंखें गहरी, होठों पर हल्की मुस्कान। मैंने नजरें चुराई, सिलाई में मशगूल हो गया। 10 मिनट की मेहनत के बाद मैंने जूता उसे थमा दिया। उसने जूता पहना, आजमाया और धीमे से शुक्रिया अदा किया। फिर शर्मिंदगी से बोली, मुझे माजरत है, मेरे पास पैसे नहीं, पहले बता देती तो शायद आप काम न करते। मैंने नजरें झुकाकर कहा, कोई मसला नहीं, पहले बताया होता तो भी मैं सिल देता। आपकी ख्वाहिश थी मदद की और मैं यही करता हूं। मैंने जल्दी जल्दी सामान समेटा, सोचकर वह चली जाएगी, पर वह वहीं खड़ी रही, मुझे दिलचस्पी से देखती हुई, मानो मेरी हर हरकत उसकी आंखों में कोई दास्तां लिख रही हो। मैंने थैला कंधे पर डाला और घर की ओर चल पड़ा। पीछे से उसकी आवाज फिर गूंजी, मुझे एक और मदद चाहिए। मैंने सवालिया नजरों से देखा। उसने झिझकते हुए कहा, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेआसरा हूं, रहने की जगह ढूंढ रही हूं। मैंने उसे सर से पांव तक देखा। उसका लिबास शाही था, पर उसकी बातें बेबसी की। यह दुल्हन का जोड़ा नहीं, उसने समझाया, कॉलेज के फैंसी ड्रेस शो के लिए था, मैं दुल्हन नहीं हूं। फिर उसने अपनी दास्तां सुनाई। मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरी सौतेली मां ने मुझे घर से निकाल दिया। कहती है मैं उसकी कुछ नहीं, उस घर पर मेरा हक नहीं। कॉलेज के बाद मैं इधर उधर भटक रही हूं, समझ नहीं आता कहां जाऊं। उसकी आवाज में दर्द था, पर चेहरा सुकून से भरा। मुझे शक हुआ, क्या वह झूठ बोल रही थी? फिर भी एक नाजुक लड़की को सड़क पर छोड़ना मेरे दिल को गवारा न था। मैं गरीब मोची हूं अजान, मैंने कहा, मेरा घर छोटा है, पर अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे साथ चलो। उसने चंद लम्हे सोचा, फिर मेरे पीछे चल दी। कस्बे की गलियों में चलते हुए मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। उसका हुस्न, उसकी सादगी, उसकी बेबसी, सब कुछ मेरे दिल को उलझा रहा था। क्या वह सच बोल रही थी या मैं नादानी कर रहा था? घर पहुंचा तो अम्मा, जिन्हें मैं अम्ना कहता था, सर दबा रही थीं। तुम्हारी खाला ने सुबह से हंगामा मचाया, सर दुख रहा है, उन्होंने शिकायत की। तू बता, दिन कैसा रहा? मैंने जवाब देने से पहले थैला कोने में रखा। तभी उनकी नजर उस लड़की पर पड़ी। उनकी आंखों में हैरत और शक चमक उठा। अम्मा, यह वैसी बात नहीं, मैंने जल्दी से कहा, यह बेआसरा है, कुछ दिन के लिए लाया हूं। अम्मा चुप रहीं, उसे घूरती रहीं। लड़की, जिसका नाम नूर था, नजरें झुकाए बैठी थी। मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे यकीन था अम्मा उससे सवालों की बौछार करेंगी, और हुआ भी वही। देर तक बात करने के बाद अम्मा का दिल पिघल गया। नूर की दास्तां ने उन्हें रुला दिया। उसने बताया कि उसकी सौतेली मां ने उसे बेघर कर दिया। अम्मा ने उसे गले लगाया, मानो बेटी मिल गई। हमारा घर छोटा था, मैं, अम्मा, अब्बू, मेरी 2 छोटी बहनें जैनब और आयशा और खाला साथ रहते थे। अब्बू की तबीयत खराब थी, रोज बुखार उन्हें जकड़ लेता था। उनकी जगह मैं दुकान संभाल रहा था। हालांकि यह काम मुझे पसंद न था। मैं पढ़ लिख कर दफ्तर में नौकरी करना चाहता था, पर मजबूरी थी। खाला की जहनी हालत ठीक नहीं थी। उनकी शादी एक जालिम शख्स से हुई थी, जिसने उन पर जुल्म ढाए। अब्बू ने उन्हें वहां से बचा लिया था, पर वह टूट चुकी थी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी चुप रहती। नूर के आने से घर में नया रंग आया। जैनब और आयशा उससे थोड़ा डरती थीं, पर अम्मा उसे बेटी की तरह मानने लगी। नूर अम्मा के कपड़े पहनती, उसका दुल्हन जोड़ा कमरे में टंगा रहता।
उसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा जज्बात जागता। क्या यह इश्क था या सिर्फ ताज्जुब? 3 दिन बीते, नूर ने जाने का नाम नहीं लिया। एक शाम आयशा परेशान थी। अजन, आज अजीब बात हुई, उसने फुसफुसाया। मैं नूर को ढूंढने कमरे में गई, वह नहीं थी। सारा घर देखा, कहीं नहीं। फिर छत की सीढ़ी चढ़ते वक्त वह कमरे से निकली, बोली, चलो छत पर बैठते हैं। पर मैंने पहले कमरा देखा था, वह वहां नहीं थी। आयशा का चेहरा खौफ से सफेद था। मैंने उसे तसल्ली दी, पर मेरे दिल में शक का बीज बोया गया। अगले दिन नूर ने कहा, मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान चाहिए, तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने मना किया। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, ज़ैनब या आयशा को ले जाओ। मैं मोहल्ले की अफवाहों से डरता था। नूर के आने से पहले ही बातें उड़ रही थीं। उसका चेहरा उदास हो गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। मुझे अपनी बात पर शर्मिंदगी हुई, पर मैं बेबस था। उसी रात खाला की तबीयत बिगड़ी। मैं उनके पास बैठा, उनका हाथ थामे। अचानक उन्होंने मेरी बाह पकड़ी। अजन, ये लड़की जो तुम लाए हो वह कुछ और है, इसे वापस भेज दे वरना मुसीबत आएगी। उनकी बातों में रहस्य था। कैसी मुसीबत? मैंने पूछा। मेरी आंखें देख रही हैं जो तुम नहीं देखते, इसे निकाल दे, उन्होंने कहा। आयशा की बात और खाला की चेतावनी ने मुझे उलझन में डाला। मैंने नूर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन छत पर वह अकेली थी। नूर, तुम्हें अब जाना होगा, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। यहां इतने दिन रहना ठीक नहीं, शायद तुम्हारी मां पछता रही हो। वह चुप रही, फिर बोली, मैं नहीं जा सकती। एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई। क्या? उसने धीरे कहा। मैं जिन्न हूं, जिन्नात की दुनिया से हूं। मेरे अब्बा मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे, मैं भाग आई। मैं सन्न रह गया। मजाक कर रही हो? मैंने हक बकाते हुए कहा, पर उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने तुम्हें काम करते देखा था, तुम्हारी सादगी, तुम्हारा जज्बा। मैं तुमसे इश्क कर बैठी, इसलिए यहां आई, ये बहाना बनाकर। उसकी बातों ने मेरे दिल को हिला दिया। एक जिन्न, मुझ गरीब मोची से इश्क। तभी आयशा की बेहोशी की आवाज आई। उसने हमारी बात सुन ली थी। मैं उसे नीचे ले गया। होश आने पर वह खौफजदा थी, बार बार नूर को देख रही थी। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया, पर मेरा दिल बेचैन था। क्या मैं इस इश्क को कबूल कर सकता था? कुछ दिन बाद मैंने फिर कहा, नूर, तुम्हें जाना होगा, ये तुम्हारी दुनिया नहीं। वह रो पड़ी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, मुझे रहने दे। उसकी ख्वाहिश मेरे दिल को छू गई, पर मैं बेबस था। मेरे परिवार की जिम्मेदारियां थीं, अब्बू का इलाज, बहनों का भविष्य, खाला की देखभाल। जब दरवाजे पर कोई फकीर आया, वो फकीर मुझे कहने लगा कि मुझे कुछ खैरात दे दो। मेरी जेब में कुछ पैसे थे, मैंने उसे वो देना चाहे, लेकिन वह कहने लगा, मुझे लड़की चाहिए, वह जिनजादी चाहिए जो तुम्हारे घर में पनाह लेकर बैठी हुई है। उस फकीर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें कैसे मालूम? तो वह बड़े पूरी सरार तरीके से मुस्कुराया, कहने लगा, तुम एक बार उसे बुला दो। गो कि मैं अंदर से बेतहाशा खौफजदा हो चुका था, लेकिन अब जब मैंने यह मुसीबत सर ले ही ली थी, तो मुझे किसी न किसी तरीके से इस मुसीबत से निकलना ही था। मैंने अंदर आकर उस जिनजादी को बुलाया, उसे कहा कि बाहर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। यह बात सुनकर उसकी आंखों में खौफ फैल गया। वह कहने लगी कि वह यकीनन मेरे अब्बा ही होंगे, उनके अलावा मुझ तक और कोई नहीं पहुंच सकता। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहा कि वह कोई फकीर है, जबकि तुम तो शहंशाह जिन्नात की बेटी हो और तुम तो काफी अमीर होगी, जबकि उसने तो बहुत मैले कुचैले और बुरे से कपड़े पहने हुए हैं। उसका हाल भी काफी बुरा है। मैंने उसे कहा तो वह मुस्कुरा दी, कहने लगी, अब्बा जब भी बाहर निकलते हैं या किसी जगह का दौरा करते हैं तो वह इसीलिए में निकलते हैं। लोग उनको नहीं पहचानते, किसी को उनके बारे में मालूम नहीं कि वह शहंशाह जिन्नात हैं। सिर्फ घर के अफराद और अब्बा के चंद खास मुलाजिम उन्हें पहचानते हैं। उस जिनजादी ने कहा तो मैंने कहा कि ठीक है, अब जाकर देख लो, तुम्हारे अब्बा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह टस से मस नहीं हुई, कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं गई तो वह मुझे अपने साथ वापस ले जाएंगे और मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहना चाहती हूँ। उस जिनजादी ने अजीब से अंदाज में कहा। मुझे उसका अंदाज अच्छा नहीं लगा, ताहम मैं चुप हो गया। यही सोचकर रह गया कि यह इन दोनों बाप बेटी की बात है। मैंने बाहर आकर उसके बाप को बता दिया। वह चंद लम्हे कुछ सोचता रहा और फिर वह वहां से चला गया। मैं हैरान हो गया कि यह कैसा बाप है जो अपनी बेटी को जबरदस्ती नहीं लेकर गया, लेकिन ना जाने क्यों मुझे बाप का अंदाज भी बहुत पुरसरार लग रहा था।
मैं अब सचमुच चकरा कर रह गया था। यह हालात अजीब ही होते जा रहे थे। मैं अगले दिन उलझा उलझा सा काम पर आ गया, लेकिन मेरा ध्यान उन दोनों बाप बेटी में ही अटका हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि वह बेटी भी चली जाए और बाप से भी जान छूट जाए। लेकिन असल परेशानी तो मुझे अपने दिल से हो रही थी। मेरा दिल ख्वाह मखी उस लड़की को चाहने लगा था। वह मुझे अच्छी लगने लगी थी और मैं जब भी उसके बारे में सोचता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मैं जानता था कि मेरा और उसका साथ मुमकिन नहीं। आज या कल उसे वापस जाना ही है, तो फिर मैं क्यों अपना दिल उसके साथ लगाऊं, जबकि अभी मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी 2 जवान बहनें हैं, एक बीमार फूफो है और फिर इसके अलावा अब्बा का इलाज करवाना है। मैं कैसे अभी उस लड़की के बारे में सोच सकता हूँ? यही सोच सोच कर मैं खुद को डपट रहा था कि इतने में सामने वही कल वाला फकीर आकर बैठ गया। उसे देखकर मैं थोड़ा डर गया और जरा संभल कर बैठ गया। मैं बड़े चौकन अंदाज में बैठा हुआ था। ठीक है, अभी यह कुछ करेगा तो मैं फौरन यहां से भाग जाऊंगा। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वह चंद लम्हे बड़े गौर से मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरी बेटी तुम्हारे इश्क में मुब्तला है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और ना जाने किस तरह मेरा सर खुद ब खुदा हाँ में हिल गया। तो वह कहने लगा, मैं जानता हूं, तभी वह अपनी शादी से भाग गई थी। उस फकीर की बात सुनकर मैंने फौरन उसकी तरदीब की और उसे कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह तब मुझे जानती भी नहीं थी। वह तो बाद में उसका जूता टूट गया था, तो इसीलिए वह मेरे पास आई थी। वह तो मुझे जानती ही नहीं थी। मैंने फौरन से उस लड़की की हिमायत की, लेकिन मेरी बात सुनकर वह कहकहा लगाकर हंस दिया। कहने लगा, मैं अपनी बेटी को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं। यकीनन वह तुम्हें पहले से जानती थी और इसीलिए वह अपनी शादी से भाग गई थी। अब तुम उसे जानते थे या नहीं, यह बात अलग है। उस फकीर की यह बात मुझे उलझा गई। आखिर वो लड़की मुझे कैसे जानती थी, जबकि मैं उससे कभी मिला नहीं और ना ही उसे जानता था। फिर वह मुझे कैसे जानती थी, यह बात मेरे दिल और दिमाग में उलझन पैदा कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं घर जाते ही उससे यह बात पूछूंगा। मेरे चेहरे पर शायद यह सब बात उस फकीर ने भी पढ़ ली। कहने लगा, हाँ, तुम्हें जरूर उससे पूछना चाहिए, तभी तुम्हें सच का अंदाजा होगा। मैंने घर आते ही उससे इस बारे में पूछा तो वह नजर चुरा गई। मुझे उसके बाप की बात पर यकीन आ गया। मैंने उससे कहा कि यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम जानबूझकर मेरे घर आई, जानबूझकर मेरे पास आई और मुझसे मदद की दरख्वास्त की। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने जैसे जिज होते हुए उसे कहा तो वह आंखों में आंसू भर लाई। कहने लगी, दरअसल एक दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ इस दुनिया की सैर के लिए आई थी तो तुम्हें काम करते हुए देखा। तुम बड़े इन्हमाक से अपना काम कर रहे थे और तुम्हारा सर झुका हुआ था। जैसे ही तुमने निगाहें उठाई, तुम्हारी आंखों में मुझे एक अजीब सी चमक नजर आई और तभी मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी। वहां पर कई जिन ज्यादे मेरे कदमों में अपना सर रख कर बैठे होते थे, लेकिन मैं किसी पर एक निगाह तक ना डालती थी। लेकिन न जाने कैसे उस दिन मेरा गरूर टूट गया और मैं तुम्हारे आगे अपना दिल हार गई। वो दिन और फिर मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। मैं अपने अब्बा से बहुत लड़ी। मैंने बहुत कोशिश की कि वह किसी तरह इस बात पर राजी हो जाए और अभी मेरी शादी ना करे, लेकिन वह नहीं माने और मजबूरन मुझे शादी वाले दिन भागकर यहाँ आना पड़ा। मेरे पास यहाँ और कोई ठिकाना तो था नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने झूठी कहानी बनाई और तुम्हारे घर तक रसाई हासिल कर ली। अब तुम्हारी मेहरबानी, तुम मुझे इस घर से मत निकालना। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। अब तुम्हारी मेहरबानी, तुम मुझे इस घर से मत निकालना। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। उस जिनजादी ने मुझसे कहा तो मैं जैसे बेबस सा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कैसे यहाँ से लेकर जाऊं, किस तरह उसके बाप के हवाले करूं, जबकि वह यहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं थी। और अब तो मेरी छोटी बहन भी बार बार मुझे कहती कि भाई इसे वापस भेजें, यह ना हो, यह हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। और मैं खाली खाली नजरों से उसे देखता रह जाता। मुझे इस बात का तो यकीन था कि वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना ही वह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करेगी, लेकिन मैं फिर भी उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो उसका बाप फिर मेरे पास आन पहुंचा और इससे पहले कि वह कोई बात करता, मैंने उससे कहा कि मैं आपकी बेटी को आपके हवाले करना चाहता हूं। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता। आपकी बताई हुई सब बातें सच थीं और अब आप मुझे बताएं कि मैं यह कैसे करूं। मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो वह मेरे पास चली आएगी।
मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया और फिर उसके बाप ने मुझे जो कुछ कहा वह सुनकर मैंने उस पर अमल करने की यकीन दहानी करवाई। और फिर तकरीबन 1-2 दिन के बाद मैंने उस जिनजादी से कहा कि मेरे साथ बाजार चलो, हमें कुछ चीजें लेनी है। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुई। पहले तो तुमने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था, फिर अब क्या बात है? मैंने एकदम उससे नजरें चुराई। कहने लगा, बस यूं ही आज कुछ लेना था तो सोचा तुम्हें साथ ले जाता हूं। मेरी इतनी सी तवज्जो पाके वह खुश हो गई। झट से तैयार होकर मेरे साथ बाहर निकल आई। मैं अपने दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था कि जब उसे इस बात का पता चलेगा कि मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूं तो ना जाने वह क्या समझे, उसका दिल टूट जाएगा। मुझे शर्मिंदगी तो हो रही थी, लेकिन मैं क्या करता, यही हमारे हक में बेहतर था। बाजार में मैं उसे उसी जगह पर ले आया जहां पर वह पहली बार मुझे मिली थी, यानी अपने अड्डे पर। वहां मैंने उसे एक दुपट्टा तोहफे में दिया। वह बहुत खुश थी। अभी हम दोनों वहीं बैठकर बातें कर ही रहे थे कि इतने में वही फकीर जो कि उस जिनजादी का बाप था वह वहां पर आ गया। अपने बाप को सामने देखकर उसका रंग जर्द पड़ गया और उसकी निगाहें एकदम बेयकीनी से मुझ पर आकर रुक गई। मैंने अपनी नजरें चुरा ली। उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब मैंने किया है। उसके बाप ने मोहब्बत से उसे अपने गले से लगाया। कहने लगा, तुमने कितनी बड़ी गलती की थी, भला कोई अपना घर बार भी यूं छोड़ता है? उसके बाप की आंखों में नमी सी थी, लेकिन वह फिर भी मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी, जैसे उसे अपने बाप की जर्र बराबर भी परवाह ना हो। उसके बाप ने उसे कितनी देर अपने साथ लगाए रखा। फिर अचानक ही उसने मुझे मुखातिब करके कहा कि मैं अब इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं। उसकी आवाज में बड़ी सख्ती सी थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया, जबकि वह कहने लगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मुझे यहीं पर रहना है। मैं यहाँ पर अपना घर आबाद करना चाहती हूँ, मुझे यहीं छोड़ दे। अब्बा जान, उसने अपने बाप से इल्तजा करते हुए कहा, लेकिन उसका बाप कहने लगा कि तुम समझ नहीं रही। तुम एक जिनजादी हो, आने वाले वक्त में तुम तख्त पर बैठोगी। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। तुमने कुछ दिन यहाँ पर रहकर अपना शौक पूरा कर लिया है, लेकिन अब आइंदा के लिए तुम्हें मैं हरगिज यह इजाजत नहीं दे सकता। वैसे भी तुम्हारा दूल्हा भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ आई हो, जबकि तुम्हें पता भी है कि जिन्नात के बीच जब एक बार रिश्ते पक्के हो जाते हैं तो वह कभी नहीं टूटते। इसलिए तुम लाख चाहो अब इस शादी से नहीं भाग सकती, तुम्हें वहीं पर शादी करना होगी। इसलिए मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा कि मेरे साथ वास चलो, वरना कहीं यह ना हो कि मैं तुम्हें कैद में डाल दूं, और जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी मैं तब तक तुम्हें वहां से नहीं निकालूं। उसके बाप ने उसे सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा तो वह बेबसी से रो दी। मेरे अपने दिल को एकदम कुछ हुआ था। मैंने उसके बाप को मुखातिब करके कहा कि आप इस तरह मत डांटे, अगर वह नहीं जाना चाहती तो आप कुछ दिन के बाद उसे ले जाएं। लेकिन उसके बाप ने जिन नजरों से मुझे घूरा, मैं वहीं चुप का चुप रह गया। अब उसका बाप उसे यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता था, और उन दोनों बाप बेटी के बीच में मैं नहीं आना चाहता था। इसलिए मैं खामोशी से एक तरफ को चल दिया। मुझे नहीं मालूम वह कैसे अपने बाप के साथ गई और किस तरह से उसका बाप उसे जबरदस्ती ले गया, लेकिन अब मुझे अपने इस अमल पर पछतावा हो रहा था। आखिर मैं उसके बाप की बातों में क्यों आया? मुझे उससे उसकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करता, मेरा अपना दिल मुझसे धोखा कर रहा था। घर लौटा तो अम्मा ने पूछा, वह अपनी माँ के पास चली गई। मैंने झूठ बोला। अम्मा ने दुआएं दी। वह बहुत अच्छी थी, मैं उसे बहू बनाना चाहती थी। अम्मा उसको याद करके कह रही थी, जबकि मैं हैरानी से अम्मा को देख रहा था। अम्मा ने इतना आगे तक का सोच लिया था। शायद हर माँ की इसी तरह की सोच होती है। मैं अंदर कमरे में आ गया, लेकिन कमरे में एक और सितम। मेरा मुंतज था। उसका दुल्हन वाला लिबास मेरे सामने हैंगर में लटका हुआ था। उसे देखकर मेरे दिल को एकदम कुछ होने लगा। आंखों में मिर्चें सी लगने लगी। उसका दुल्हन वाला लिबास यहीं पर रह गया था, और अब मुझे समझ आ रही थी कि जब जब मैं इसे देखूंगा मेरे दिल में पिछताह उगेगी। उस लड़की के जाने के बाद घर भी कुछ उदास सा हो गया था, या शायद मुझे यह महसूस हो रहा था। ताहम उसके जाने से दो लोग बहुत खुश थे, एक तो मेरी छोटी बहन और एक मेरी फूफो, क्योंकि वह दोनों ही उसके बारे में सच जानती थी। और फूफो ने तो बाकायदा मुझे अपने पास बिठाकर इस बात का शुक्रिया अदा किया था। कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम उससे मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हारा और उसका साथ मुमकिन नहीं है, इसीलिए तुम पीछे हट गए और उसे वापस भेज दिया। फूफो ने अजीब जन्नी से अंदाज में कहा तो मैं हैरान रह गया।
आखिर फूफो को यह सब बातें कैसे मालूम हुई? मेरी हैरत को फूफो ने जैसे चेहरे से पढ़ लिया। कहने लगी, मैं सब जानती हूं, मुझे सब खबर है। एक बार तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगी। उसके दिल से तेरी मोहब्बत निकली नहीं है। वह सिर्फ तेरे धोखे की वजह से तुझसे नाराज हो गई है। जिस तरह तूने उसके बाप के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, वह इसी बात की वजह से तुझसे नाराज है। फूफो की बातें मुझे परेशानी में मुब्तला कर रही थी। जब मैंने फूफो से पूछा कि आखिर आपको यह सब बात कैसे मालूम, यह बात तो मैंने किसी से भी नहीं कही, तो वह मुस्कुरा दी। जोर जोर से कह कहे लगाने लगी। उनके कह कहे मुझे वहशत में मुब्तला कर रहे थे। फूफू बताएं मुझे, आखिर आपको यह सब कैसे मालूम है? तो कहने लगी, वो जो सामने खड़ा है ना, वह सब कुछ बताता है। मुझे उसी ने बताया था कि वह अपने बाप के साथ वापस चली गई है। फूफो ने मेरे पीछे दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा, वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन फूफो जिस तरह वहां पर देख रही थी, इस बात ने मुझे यकीन दिला दिया कि वहां पर कुछ तो है, वहां पर कोई तो खड़ा था। यह सोच आते ही मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ उठी और मैं एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं बार बार गर्दन घुमाकर उस तरफ देख रहा था, लेकिन वहां पर मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, जबकि फूफो अभी भी टिकटिकी बांधकर वहां पर देख रही थी। मैं घबराकर कमरे से बाहर आ गया। न जाने फूफो सच कह रही थी या झूठ, लेकिन जो भी था, इस बात ने मुझे शिद्दत से खौफजदा कर दिया था। मैं काफी दिन इन बातों को भुलाने में लगा रहा, क्योंकि यह बातें मुझे खौफजदा करती थी, मुझे रातों को सोने नहीं देती थी। और फिर मैं अपने काम में लगकर अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। मुझे तो वह जिनजादी भुलाए नहीं भूलती थी, लेकिन अब मैं अपने काम में इतना मसरूफ रहने लग गया कि मैंने उसे भुला दिया। लेकिन एक दिन फिर जब मैं अपने काम में मसरूफ था, तो मुझे एक आवाज सुनाई दी कि मेरा जूता टूट गया है, इसे सिलाई कर दे। मैंने एकदम सर उठाकर देखा तो वो वहीं थी। उसकी आंखों में शिकवा सा था और जैसे वह मुझसे नाराज हो। मैंने एकदम बेकरारी से उसे कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। लेकिन वह चंद लम्हे वहीं खड़ी मुझे देखती रही। उसकी आंखें भीग गईं और फिर उसने अपना रुख मोड़ा और वहां से चली गई। उसी लम्हे मुझे फूफो की बात याद आई कि वह तुझे एक बार मिलने जरूर आएगी, और यह सोचकर ही मेरा दिल डूब गया कि अब वह दोबारा कभी नहीं आएगी और अब मुझे इसी तरह उसके बगैर रहना होगा। बेशक वह कुछ दिनों के लिए मेरी जिंदगी में आई थी, लेकिन उसका असर मेरी सारी जिंदगी पर रहेगा। ना तो उसकी याद भुलाई जाएगी, ना ही उसकी मोहब्बत खत्म होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एंड कहीं अनसुनी कहानियों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।